गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। वरना कल कोई सवाल दिया था जब मैंने करने के लिए, वो एक सवाल कंप्लीट करने के लिए बोला था मैंने आपसे, तो उसको कंप्लीट किया होगा आपने। दो तरह के एलिप्स देखे हैं हमने, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ज़्यादातर हमारे हॉरिजॉन्टल काम आता है। फिर हमने कल 2-3 सवाल किए थे, उसमें ये भी देखा था जब डिस्टेंसेस वगैरह की बात कर रखी हो, इक्वेशन की बात नहीं कर रखी हो और कोऑर्डिनेट नहीं दिए हुए हो, सिर्फ डिस्टेंसेस की बात करनी हो या डिस्टेंसेस का रेशो में निकालना हो, तो हम स्टैंडर्ड लिस्ट लेकर भी सवाल को कर सकते हैं। ई वगैरह निकालना हो तो हमें लिस्ट की इक्वेशन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कोई 2-3 सवाल किए थे कल हमने, फोकल प्रॉपर्टी को भी हमने डिस्कस किया था कल, और उसमें जो कांस्टेंट आया था उस कांस्टेंट के बारे में बताया था कि कभी भी अगर कोई पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसके दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस से ज्यादा है तो लोकस इलिप्स आएगा। वो कांस्टेंट फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के बराबर है तो लोकस एक लाइन सेगमेंट आएगा, और अगर वो कांस्टेंट फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस से कम है देन देयर विल बी नो लोकस। बच्चों हर बात जो अपनी कॉपी में लिखी हुई है मैं बार बार बोलता हूँ आपको ना, ज्यादा ज्ञान के लिए आप खुला हुआ है, पूरा संसार आपके पास है ज्ञान लेने के लिए, उस ज्ञान को अर्जित करते रहे आप, ऐसी बात नहीं है ना। हम तो ये चाहते हैं कि आप में ज्ञान का भंडार बढ़ जाए। एक बच्चा जो है टीचर से पढ़ने के बाद बच्चा टीचर से आगे हो जाता है, टीचर बैकफुट पे हो जाता है, क्योंकि टीचर को जो ज्ञान होता है वो तो बच्चों को दे देता है, वो बच्चा लर्निंग स्टेज पे रहता है, वो अपने ज्ञान को बढ़ाता रहता है, टीचर भी अपने ज्ञान को बढ़ाता रहता है, ऐसी बात नहीं है ना। लेकिन अब बच्चे के पास 3 ज्ञान है, बच्चा अगर कोई फिजिक्स का सवाल आएगा तो मुझे दिक्कत आएगी करने में ना, केमिस्ट्री का सवाल आएगा तो मुझे दिक्कत आएगी ना। आप तो फिजिक्स भी कर देते हो, बायोलॉजी भी कर देते हो इनफैक्ट मेरे हिसाब से आप, और वो मतलब आप हमसे आगे हो एक्चुअली, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे हमारे पास जो ज्ञान है वो ज्ञान आपको दे रहे हैं, बस उस ज्ञान को देने के बाद आप हमसे आगे हो जाते हो, वो आप हमारे, हम बैकफुट पर हो जाते हैं, आप फ्रंट फुट पर आ जाते हो। होता है नो डाउट, ये रियलिटी है और ये एक्सेप्ट करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तो आप अपने ज्ञान को जरूर बढ़ाएं और उसको विस्तार करने के लिए हम रोक नहीं रहे आपको। हम तो बार बार एक ही बात कहते हैं कि हमने जो प्रोवाइड किया है आपको, जो लिखवाया है कॉपी में, जो डिक्टेट करवाया है, जो डायग्राम समझाया है, कोई फॉर्मूला बताया है, कोई सवाल करवाया है, कम से कम वो आपकी नॉलेज में रहना चाहिए, उसको नेग्लेक्ट कभी नहीं करें आप, क्योंकि उसको सिखाने के लिए हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसको सीखने के लिए आप भी मेहनत कर रहे हैं। आप भी रोज क्लास अटेंड करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, उसको अटेम्प्ट करते हैं, आप भी अपने एफर्ट करते हैं उन चीजों को सीखने के लिए। तो कम से कम उन चीजों को नजरअंदाज कभी नहीं किया जाएगा जो हमने टाइम देके सीखी है ना, उनको नजरअंदाज कभी नहीं करें, उनको कम नहीं माने कि ये कम है, आसान है, टफ है, हमारे काम नहीं आएगा ना। जो ही पढ़ाया गया है आपको उसको ध्यान में जरूर रखें। तो आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों पर। मैंने एक सवाल दिया था, उस सवाल को पूरा करते हैं अपन, है ना। मैं आंसर भी लिखा दूंगा आपको और पूरा भी कर सकते हैं, एक बार पूरा कर लेते हैं। इसी तरह के सवाल हम हाइपरबोला में भी करेंगे, तो कोशिश करेंगे वहां अपना टाइम बचाएंगे अपन में, क्योंकि बार बार बताने से भी, एक ही चीज को बार बार बोलने से भी ज्ञान बढ़ता नहीं है ना।
कई बार छोड़ना भी पड़ता है भाई, ये तो आपको करना पड़ेगा ना, तभी अपन सीख पाते हैं ना, वरना दिक्कत आती है सीखने में। तो हम देख रहे हैं हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया था और वो ऐसा आ चुका था x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, फिर वो आ गया था y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 9 आया था, शायद 9 आ गया था इक्वल टू। इस तरह से हमने कन्वर्ट कर लिया था। और जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं डिग्री 2 का कोफिशिएंट यूनिटी करते हैं, ताकि उससे क्या हो, लाइन नॉर्मल फॉर्म में रहती है ना यूनिटी करने से। अब हमने इसको ऐसे लिख लिया था x स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, ये हम कर चुके थे, y स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमने ऐसे लिख लिया। x बराबर था x माइनस 1, y बराबर है y माइनस 1, यानी शिफ्टिंग कर दी हमने इस पैराबोला में, इसकी शिफ्टिंग कर दी है, यानी इसका सेंटर 0 0 हो गया, पकड़ के लेके आ गया है ना, पकड़ के लेकर आ गया शिफ्टिंग 0 0। और इसमें a बराबर कितना हो गया बच्चों, a बराबर 2 हो गया और b बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये a लेस देन b हो गया, यानी वर्टिकल एलिप्स हो गया है, वर्टिकल एलिप्स। इसका डायग्राम ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं, मतलब हल्का सा अपने आप को समझाने के लिए, कहने के हमें तकलीफ नहीं होना, अपने आप को समझा रहे हैं, अपने लिए सवाल कर रहे हैं ना, इस तरह का डायग्राम बनाते हुए चल रहे हैं। ऐसा आ गया भाई, वर्टिकल एलिप्स बन गया है ना। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हम जाए उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं हॉरिजॉन्टल वाले में, तो उसके लिए फील करते जाएंगे और इंटरचेंज कर देंगे और ए की जगह भी रख देंगे, बी की जगह भी रख देंगे, तो ऐसा निकालते हैं। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं पहले ई से, क्योंकि ई की जरूरत पड़ेगी फोकस निकालने के लिए भी। सबसे पहले ई से स्टार्ट करते हैं अपन। उसमें फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहां हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दैट इज 5/9। तब e इज इक्वल टू 5/3, e इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5/3, ये इस एलिप्स का एसेंट्रिसिटी आ गया। अब सेकंड आ जाता है फोकस पर, अपन फोकस पर आ जाते हैं। फोकस, फोकस क्या होता है, फोकस जिसका होता है x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू 0, यहां हो जाएगा 0, b, तो x बराबर 0 हो जाएगा और y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस b। दोनों को एक साथ निकाल लेते हैं बच्चों का, x बराबर 0, हम इस कैपिटल X को लिख रहे हैं और कैपिटल Y को लिख रहे हैं, स्मॉल x स्मॉल y अपने आप आ जाएगा। x बराबर 0, पहले उसको फिल किया हमने a 0 या माइनस का a 0, उसको उल्टा कर दिया और a की जगह b रख दिया। अब x तो कितना है, x माइनस 1 है, y कितना है बच्चों, y माइनस 2 है, प्लस माइनस प्लस माइनस, b कितना है बच्चों, b बराबर 3 है, व्हाट इज e, e इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। यहां इसको ऐसे बोलते गए लिखते गए, x बराबर तो 1 आ गया और y अगर मैं निकालना चाहूंगा वी गेट 2 प्लस माइनस रूट 5, यानी दोनों फोकस आ गए, एक फोकस का x1 आ गया, 2 प्लस रूट 5 आ गया, और दूसरा जो फोकस आएगा उसका x1 आएगा और 2 माइनस रूट 5 आ जाएगा। दीज आर टू फोकई ऑफ द एलिप्स। अब आगे डायरेक्ट्रिक्स पर आ गए, उसमें क्या होता है, x इज इक्वल टू a बाई या x इज इक्वल टू माइनस a बाई, उसमें होगा y इज इक्वल टू b बाई, तो इक्वेशन ऑफ व्हाट, डायरेक्ट्रिक, y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई, प्लस माइनस b बाई, दोनों का एक साथ निकाल लिया हमने। सही लिख रहा हूं बच्चों में, है ना। y कितना है बच्चों, y माइनस 2 है इज इक्वल टू प्लस माइनस, b कितना है बच्चों, b हमारे पास 3 है, b हमारे पास 3 है, b 3, और e कितना है, रूट 5/3, क्या जाएगा रूट 5/3, बस यहां से निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक y इज 2 प्लस माइनस 9/5, एक बार प्लस साइन ले लूंगा और एक बार माइनस साइन ले लूंगा, हॉरिजॉन्टल आ गई बच्चों, ठीक है ना। ऐसे निकाल लिया हमने, कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारे पास सेंटर था ना, पॉइंट नंबर 4 पर शायद मैंने आपको वर्टेक्स लिखवाया था, शायद वर्टेक्स लिखवाया था पॉइंट नंबर 4 पर, है ना बच्चों, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स निकाल सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 3 पर आ गए, शायद ऑर्डर थोड़ा चेंज हो गया, फर्स्ट नंबर पर ये था हमारा, फर्स्ट नंबर पर ये था, सेकंड नंबर पर शायद वो था, थर्ड नंबर, लेकिन पहले 3 तो कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल रहे हैं ना, है ना, निकाल लिया। अब आ गया फिर सेंटर पर आ गए, सेंटर था कि वर्टेक्स था, वर्टेक्सेस थे शायद, वर्टेक्सेस निकाल लेते हैं। तो उसके वर्टेक्स क्या होते हैं बच्चों, a, 0 माइनस a, 0 या 0, b, 0, माइनस b, x बराबर 0, y इज इक्वल टू प्लस माइनस b, क्योंकि एक तो होगा 0, b और एक हो जाएगा 0, माइनस b, एक 0, b और एक 0, माइनस b हो जाएगा। तो x तो कितना है, x माइनस 1 है, y कितना है बच्चों, y माइनस 2 है, प्लस व्हाट इज b, b बराबर 3, तो x तो 1 आ जाएगा बच्चों, और y इक्वल टू कितना आएगा, 2 प्लस माइनस 3। तो एक अगर मैं वर्टेक्स निकालना चाहूं तो x तो 1 आएगा, प्लस साइन लूंगा तो y 5 आ जाएगा और एक बार आ जाएगा माइनस 1, तो ये वर्टेक्स आ गए बच्चों। सर बच्चों मेरी आवाज आ रही है बच्चों आपको, क्योंकि वो पावर चली गई यहाँ पर ना, तो काम चल रहा है, लेकिन अपना दिख भी रहा है, शायद मेरी आवाज भी क्लियर आ रही है आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वर्टेक्सेस पर आ गए। इसके बाद क्या था बच्चों, सेंटर था प्रकार से, इसके बाद था सेंटर, है ना, इसके बाद सेंटर निकालना है अपने को, तो सेंटर को निकाल सकते हैं। तो सेंटर निकाल रहे हैं, सेंटर तो वही 0, 0 होता है, x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। x कितना है बच्चों, x माइनस 1 है, y कितना है, y माइनस 2 है, 0 आ गया, तो सेंटर इज 1, 2,
सेंटर आ गया 1,2, सेंटर इज 1,2, सेंटर हमने निकाल लिया 1,2। सेंटर के बाद था मेरे हिसाब से फीट ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, है ना, फीट ऑफ डायरेक्ट्रिसेस उनको निकाल सकते हैं ना। तो वो क्या होता है, a बाई e 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0, b बाई, तो x बराबर तो 0 हो जाएगा और y इक्वल कितना हो जाएगा, प्लस माइनस b बाई, प्लस माइनस b बाई। b बाई हमने पहले भी कैलकुलेट कर रखा है शायद कहीं ना, कोई बात नहीं, दोबारा निकाल लेंगे। तो x बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0 और y तो कितना है, y माइनस 2 है, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस लगा दिया। b बराबर 3 हमारे पास है, e कितना है बच्चा हमारा, √5/3, √5/3 को ऐसे लिख दिया है, तो हमने ऐसे लिख लिया। बस यहाँ से निकाल लेंगे, एक बार प्लस साइन लेके निकाल लेंगे और एक बार माइनस साइन लेके निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब थोड़ा सा अपन संयम रखते हैं तो कोई दिक्कत अपने को नहीं आती, ऐसे निकाल लेते हैं। तो ये आ गया x = 1 और आ जाएगा y = 2 प्लस माइनस 9/√5, 9/√5। तो दो आ गए फीट ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, सही है ना बच्चों, सही निकाला है बच्चों मैंने। तो एक बार प्लस साइन ले लेंगे और एक बार ये ले लेंगे, तो ये आएगा 1, 2 प्लस 9/√5 और एक आ जाएगा 1, 2 माइनस 9/√5, 1, 2 माइनस 9/√5, ये ऐसा आ जाएगा। तो ये आ गया फीट ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। अब आते हैं मेजर एक्सिस पर, शायद मेजर एक्सिस का नंबर आएगा ना, पहले इक्वेशन लिखेंगे बाद में उसकी लेंथ लिख लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस हम जानते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले की क्या होती है, x एक्सिस मतलब y बराबर 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा। मेजर पर आ गया इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की बात कर रहे हैं, पहले इक्वेशन की बात कर लेंगे फिर लेंथ की बात कर लेंगे। तो वहां तो x एक्सिस होती है, y बराबर 0, यहाँ हो जाएगा x बराबर 0, तो x माइनस 1 बराबर, ये इसका मेजर एक्सिस आ गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और 2a होती है, यहाँ 2b हो जाएगी और 2b कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया, b बराबर 3। ऐसे माइनर एक्सिस की इक्वेशन निकाल लो, माइनर पर आ गया। तो पहले माइनर एक्सिस की इक्वेशन निकालेंगे, वहां होती है y एक्सिस मतलब x बराबर 0, तो यहाँ y बराबर 0 हो जाएगी, y बराबर 0, इट इंप्लाइज y माइनस 2 बराबर 0। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वहां पर होती है 2b, लेकिन यहाँ पर हो जाएगी 2a, और व्हाट इज 2a, 2a बराबर 4 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि a बराबर 2 है शायद हमारे पास में, a बराबर 2 है बच्चों शायद अपने पास में, तो 4 आ जाएगा। अब क्या निकालते हैं, मेजर एक्सिस माइनस इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टर, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टर उनको निकाल सकते हैं। ये सब बच्चों हाइपरबोला में करके अपन मेहनत बचा लेंगे अपनी, हाइपरबोला के पैराबोला में करके बताया मैंने आपको, इंग्लिश में करके बता रहे हैं आपको, थोड़ी बहुत हाइपरबोला में कोशिश करेंगे अपन, टाइम बचाएंगे अपना। तो अब यहाँ आते हैं अपन इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टर, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टर। तो क्या होता है बच्चों, वहां होता है x = ae, यहाँ होगा y = be, तो y = प्लस माइनस b, y = प्लस माइनस b, दो लेटेस्ट सेक्टर आते हैं बच्चों, y = b, सही बोल रहा हूँ बच्चों, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टर y = प्लस माइनस b, तो y का कितना है, y माइनस 2 है, प्लस माइनस साइन की जगह प्लस माइनस साइन, b बराबर 3 है और e बराबर कितना है, √5/3, तो 3 से 3 को काट देंगे, एक आ जाएगा y = 2 + √5 और एक आ जाएगा y = 2 - √5। दीस आर द इक्वेशंस ऑफ लेटेस्ट सेक्टम फॉर द एलिप्स, ये लेटेस्ट सेक्टम की इक्वेशन आ गई बच्चों। अब आते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। तो वहां क्या होती है बच्चों, स्टैंडर्ड के अंदर 2b² है, यहाँ छोटा है हमारे पास तो 2a² b, 2a² b, तो 2 तो 2 है बच्चों, बड़ी a² 4 और b बराबर कितना है 3, 8/3 आ गया, ऐसा निकाल। अब आते हैं लास्ट एंड्स ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, तो उनको बोलता जाऊंगा और मैं उल्टा करता जाऊंगा, मैंने तो उनको याद कर रखा है अच्छी तरह से, क्योंकि उनको अपने हाथ से निकालते ना अपन, तो उसे उल्टा कर दो, उल्टा लिखा था मैंने सबके लिए आपको, और उसको निकाल लो। तो 4 एंड होंगे और चारों को दो निकाल के बताता हूं कैसे निकाल लेते हैं अपन। तो हम देख रहे हैं x = जो होगा, x = पहले निकालते हैं x = हमारा a, b² होता है, उसको उल्टा कर दो, a² / b, a² / b, a² / b और y = b, y = b। ये हम जानते हैं, दो में x को पॉजिटिव ले लो और उसको ले लो ऐसे, यानी ऐसे ले लो प्लस माइनस a और y बराबर b, दो का तो y b आ जाएगा, समझ रहे मेरी बात, एक का x पॉजिटिव होगा एक है, और दो में क्या है x, दो में y माइनस b आ जाएगा और एक प्लस साइन ले लेंगे एक माइनस साइन, तो x बराबर कितना है, x - 1 प्लस माइनस a² कितना है 4, व्हाट इज b, b बराबर 3 और व्हाट इज y, y = y - 2 और b हमने निकाल रखा है, b हमारे पास 3 है और ये √5/3 बराबर, तो दो आ जाएंगे एंड्स और लेटेस्ट सेक्टर यहां से हमारे पास। तो अगर मैं लूंगा x = 1 ± 4/3 और y = कितना आ गया 2 + √5, तो दो का तो y सेम आएगा और एक का x पॉजिटिव आएगा एक का x नेगेटिव आएगा, तो अगर मैं प्लस साइन लूंगा तो कितना आएगा, प्लस साइन से आएगा 7/3 और 2 + √5, माइनस साइन लूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों
माइनस साइन लूंगा तो आएगा माइनस का 1/3 और 2 माइनस 2 प्लस रूट 5। सही लिख रहा हूँ ना बच्चों? देख रहे हैं शायद आप, सही लिख रहा हूँ। प्लस साइन लूंगा तो 7/3 आ जाएगा, और अगर मैं माइनस साइन लूंगा, माइनस साइन, तो उससे कितना आ जाएगा? माइनस का 1/3। सही है बच्चों ने, है ना? ऐसे निकाल लेंगे। अब दो ऐसे निकाल लेंगे, x इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर अपॉन b और y इक्वल टू माइनस का b। अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, मेहनत तो कर ही रखी है। यहाँ से दो ही आ जाएगा, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 4/3 और यहाँ से आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू माइनस आ जाएगा, बस इसकी जगह माइनस आ जाएगा, तो 2 माइनस का रूट 5। समझ रहे हैं मेरी बात? शायद आप 2 माइनस रूट 5 दैट इज 2 माइनस रूट 5। सही ना बच्चों? ये y की जगह y लिख दिया, वैसे माइनस साइन आ गया ना, तो 2 माइनस रूट 5 आ जाएगा। सही है बच्चों? अच्छा, एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन, तो कितना आ गया? 7/3 2 माइनस रूट 5 और एक आ गया माइनस 1/3 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5। तो ये सारे के सारे जो 11 टर्म्स थी वो कैलकुलेट कर ली हमने, ठीक है ना? ऐसे इनको निकाला जा सकता है, सब कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया और कैलकुलेट करके निकाल लिया। तो ठीक है, वर्टिकल वाले किया है। अब हॉरिजॉन्टल आता था उसके लिए भी कर लेते ना। हॉरिजॉन्टल के रिजल्ट बोलता गया मैं, उनको उल्टा करता गया, एक की जगह बी रख दिया और बी की जगह ए रख दिया और फटाफट कैलकुलेट करके निकाल लिया, ठीक है ना? ऐसे इनको निकाल सकते हैं अपन। देखो अपने को ये ध्यान रखना होगा इसमें, हमें एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है, तो उस पर गौर करेंगे अपन, उस चीज पे गौर करेंगे अपन और माइंड में रखेंगे उस चीज पर। हमने इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया, स्टैंडर्ड नहीं था, हमने एक तो x पे परफेक्ट स्क्वायर बनाया और एक y पे परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, और बनाने के बाद उसको हमने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास ऐसा लिखा हुआ था x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। हमने इसको ऐसे लिख लिया x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमने इसको ऐसे लिख लिया, फटाफट विजुलाइज कर लिया, a बराबर 2 है और b बराबर 3 है हमारे पास है, हमने ऐसे लिख लिया इसको। अब देखो कभी अगर एलिप्स ऐसे लिखा हुआ है कि 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 64 प्लस 3y प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 81 इज इक्वल टू 1, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, तो अपन ये नहीं बोल सकते कि a बराबर 8 है और b बराबर 9 है। हमें नहीं बोल सकते कि a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 9, क्योंकि a और b निकालने के लिए पहले हमें वो ऊपर जो एक्सिस लिखी हुई है ना, उनमें जो डिग्री 2 है, ये जो है इसका कोएफिशिएंट यूनिटी करना पड़ेगा, इनका कोएफिशिएंट हमें यूनिटी करना पड़ेगा। बेसिकली वही कांसेप्ट रखें माइंड में, नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, नॉर्मल फॉर्म। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? वो नॉर्मल फॉर्म के अंदर होना चाहिए, तभी जाके अपना काम चलता है, यानी कि नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। और कि कोई एक्सप्रेशन नॉर्मल फॉर्म में है नहीं, ये देखने के लिए आंख बंद कर लो और उसको √a² + b² से डिवाइड कर लो। अगर डिवाइड करने पर फर्क नहीं पड़ रहा है तो नॉर्मल फॉर्म में ही है, और अगर डिवाइड करने पर फर्क पड़ रहा है तो वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं था और नॉर्मल फॉर्म में आ भी जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ हम देखें भाई व्हाट इज √ इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं x माइनस 1 की, ये नॉर्मल फॉर्म में ही है, तो इसको अगर मैं √a² + b² से डिवाइड करूंगा तो व्हाट इज √a² + b² फॉर दिस 1 से डिवाइड करने पर फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी नॉर्मल फॉर्म में है, तो नॉर्मल फॉर्म में आना जरूरी है ना। अब ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्या करूंगा इसको लाने के लिए? भाई या तो हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें या बाहर निकाल लें, 2 को बाहर निकाल लें। मेरी बात समझ रहे? 2 को बाहर निकालने पर क्या आ गया? 4 आ गया, x माइनस हाफ का होल स्क्वायर अपॉन 64। अब ये नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। देखो तो अपन डिवाइड करते हैं, ये तो ऐसा करते हैं कि 2x माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखते हैं अपन। लेकिन भाई अब ये एक्सप्रेशन जो न्यूमरेटर है वो तो चेंज हो गया ना, तो मुझे 4 करना पड़ता, फिर 4 ऐसे करना पड़ता। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? आप मेरी बात समझ रहे हैं शायद आप? या हमने कॉमन ले लिया, फटाफट कॉमन लेके निकाल लिया। ऐसे यहां से करूंगा 3 को बाहर निकाल लूंगा तो y + 1/3 बन जाएगा, होल स्क्वायर अपॉन कितना आ गया? 80 बना लिया, इज इक्वल टू 1। अब इसको डिवाइड कर दो आप, x माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस हाफ होल स्क्वायर अपॉन 16 का 4 स्क्वायर लिख सकता हूं, y + 1/3 होल स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा? 9 को 3 स्क्वायर लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 1। अब हम बोल सकते हैं भाई a इज इक्वल टू 4 है और b इज इक्वल टू 3 है। अब बोल सकते हैं क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में आ गए बच्चों हमारे पास। क्लियर हो गया बच्चों? ऐसे इसको निकाल सकते हैं नॉर्मल फॉर्म, यानी कभी ऐसा लिखा हुआ 4x² अपॉन 4 3y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। अपन ये नहीं बोल सकते कि a बराबर 2 है, ये नहीं बोल सकते कि a बराबर 2 है और b बराबर 3 है, क्योंकि ऊपर हमें नॉर्मल फॉर्म में चाहिए वैसे लिखा हुआ है, उसको लिखना पड़ेगा x² अपॉन 1 y² अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। मुझे अगर इसको लिखूंगा 2x का होल स्क्वायर
मेरी बात समझ में आ गई कि बच्चों क्या बोल रहा हूँ मैं? 2x नॉर्मल फॉर्म में नहीं है ना, मुझे नॉर्मल फॉर्म में लाना होगा, उसको √a² + b² से डिवाइड करना होगा। क्लियर? समझ में आ गया? ये तो फटाफट मैंने 4 को बाहर निकाल लिया और 4 को एडजस्ट कर लिया नीचे ना। तो ध्यान रखें, ऐसा नहीं बोलेंगे कि a = 2 है, b = 3 है। पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उनको नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे, जिन पे स्क्वायर लगे हुए हैं उन एक्सप्रेशंस को नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद बोलेंगे वो a है या b है, तभी जाके उसको a और b बोल सकते हैं, तभी जाके उसको a और b बोला जा सकता है। एक सवाल करते हैं अपन और ना, इलिप्स का इक्वेशन हमें निकालना आता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में इलिप्स का इक्वेशन, पैराबोला का इक्वेशन, हाइपरबोला का इक्वेशन, इन सबको निकालना हमने सीख लिया था। एक सवाल और करते हैं, लिखिए आप, find the equation of an ellipse, find the equation of an ellipse, find the equation of an ellipse having its center, find the equation of an ellipse having its center at the point, having its center at the point 2, -3, having its center at the point 2, -3, one focus at 3, -3 and one vertex at 4, -3. Find the equation of an ellipse. So center is 2, -3, one focus at 3, -3 and one vertex at 4, -3. एक सेंटर है, ये उसका एक फोकस दे रखा है आपको, and one vertex at 4, -3. ellipse का इक्वेशन निकालना है हम लोगों को। अब यहाँ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने को, डिस्टेंसेस की बात नहीं कर रहे हो, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कभी इक्वेशन दे रखी हो तो अपन देख सकते हैं फिल करके। किसी भी कोनिक का इक्वेशन निकालना हो, हमें उसका फोकस चाहिए और डायरेक्ट्रिक्स चाहिए और ई चाहिए। फोकस चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए और ई चाहिए। अगर ये तीनों चीजें हमारे पास हो तो वी कैन कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। उस कोनिक का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। फोकस आपको दिया हुआ है, बस अगर हम एलिप्स की बात करें तो कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, पैराबोला में फोकस हो, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड यूज नहीं करते पैराबोला के अंदर, हमें एलिप्स और हाइपरबोला में कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड यूज करना पड़ता है एक्चुअली। तो अगर ये सेंटर है, ये फोकस है, ये वर्टेक्स है, तो एलिप्स भाई ऐसे बनने वाला है, कुछ इस तरह का एलिप्स बनेगा ना, ये उसका मेजर एक्सिस हो जाएगा बेसिकली, ये उसका मेजर एक्सिस हो जाएगा। अब ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स के बाद ही कहीं क्या आती है, डायरेक्ट्रिक्स आती है, तो फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स को अपन एज्यूम कर सकते हैं, दैट इज के, उसको मैंने मान लिया। और अपन देख सकते हैं भाई, अगर हम सेंटर और फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस की बात करें तो बेसिकली वो a बाई होता है। सेंटर से फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस होती है उसको अपन a बाई बोलते हैं। वो बेसिक डायग्राम हमारे सामने है ना, तो हम देख रहे हैं ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट हमारे पास 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ये डिस्टेंस 1 यूनिट की, ये भी डिस्टेंस 1 यूनिट की, तो सेंटर और फोकस के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, AE। तो AE बराबर कितना है बच्चों, 1 है हमारे पास, AE बराबर 1। और सेंटर और वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, A। तो A बराबर कितना आ गया, A बराबर 2 आ गया। तो E बराबर कितना हो गया, 1/2 हो गया, यानी इलिप्स का E तो आ गया हमारे पास, इलिप्स का E आ गया। अब हमें निकालना है A बाई, तो A बाई हम निकाल सकते हैं ना, व्हाट इज A बाई, देखो A बाई E इज इक्वल टू 2 और 1/2, तो 4 आ जाएगा, तो आ जाएगा 4। मेरी बात समझ रहे हैं, 4 आ गया। और हम जानते हैं कि सेंटर और जो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 4 यूनिट आ गई। तो सेंटर तो ऑलरेडी 2 यूनिट डिस्टेंस पर अवे, सेंटर ऑलरेडी 2 यूनिट है, मुझे जाना है यहां से 4 यूनिट अवे, तो कितना हो जाएगा, 6 हो, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 6। दिस पॉइंट इज K and this is 6, -3, this is 6, -3, क्योंकि जो भी पॉइंट है सबके y कोऑर्डिनेट कितने हैं, -3 के बराबर है। इसका भी y -3 है, इसका भी y -3 है, इसका भी y -3 है।
और हम देख रहे हैं भाई अगर ये मेजर एक्सिस है और ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकाल लिया हमने। दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसको कैलकुलेट कर लिया और निकाल लिया। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? x = 6, या बोल सकते हैं x - 6 बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर हो गया बच्चों? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकाल लिया, E हमारे पास है, कोरस्पोंडिंग फोकस हमारे पास है। हम जानते हैं एक फोकस इसका इस तरफ भी होगा, मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों आप? एक डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ भी होगी, लेकिन हमारा काम चल गया, फोकस निकाल लिया, E निकाल लिया, डायरेक्ट्रिक्स निकाल लिया। देयरफॉर फोकस कितना है हमारे पास दिख रहा है, फोकस इज 3, 3, E is equal to half हमारे पास आ गया, and equation of डायरेक्ट्रिक्स is x - 6 बराबर है। Therefore the equation of ellipse is x - alpha का होल स्क्वायर प्लस y - बीटा का होल स्क्वायर is equal to e स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर lx plus my n का होल स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ये ऐसे ellipse का इक्वेशन निकाल लिया हमने। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ellipse। कुछ नहीं है, अपन शुरू से सीखते हुए आ रहे हैं ना, हम इस बात को शुरू से सीखते हुए आ रहे हैं कि जब भी हमें ellipse निकालना होगा तो हमें कॉनिक सेक्शन निकालना होगा, तो उसका हमें फोकस चाहिए, उसका डायरेक्ट्रिक्स चाहिए और उसका ई चाहिए, तब जाके अपन ellipse को निकाल सकते हैं। ठीक है, तभी जाके ellipse को निकाला जा सकता है। तो ये हमारे काम चल रहा है ना, जेई में इस तरह के सवाल आते हैं हमारे में, कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल आता नहीं जेई के अंदर में, इस तरह के सवाल आते हैं और इस तरह के। नेक्स्ट इज ऑक्सिलरी सर्कल। होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ते हैं हमारे इंग्लिश में, वही ऑक्सिलरी है वो। ऑक्सिलरी हिंदी में भी सहायक बोलते हैं उसको, सहायक व्रत ऐसा बोला जाता है उसको, ऑक्सिलरी सर्कल। Auxiliary circle. A circle described on major axis of an ellipse. A circle described on major axis of an ellipse as diameter. A circle described on major axis of an ellipse as diameter is called auxiliary circle of the ellipse. A circle described on major axis of an ellipse as diameter. अब अगर मैं डायमीटर की बात कर रहा हूं तो सेगमेंट की बात कर रहा हूं, मतलब जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगी उसको डायमीटर मान रहे हैं। A circle described on the major axis of an ellipse as diameter is called the auxiliary circle of the ellipse. अब दुनिया का कैसा भी ellipse हो, उसका मेजर, अगर आपको auxiliary circle निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो भी उसका मेजर एक्सिस होगा, जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगा, जो डिस्टेंस बिटवीन वर्टाइसेस होगी, उसको डायमीटर मान लेंगे और उसको डायमीटर मान के एक सर्कल डिस्क्राइब करेंगे, और जो भी सर्कल आएगा दैट इज नोन एज ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ द एलिप्स। और अगर मैं मेजर एक्सिस को डायमीटर मान रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है मेजर एक्सिस यानी वर्टाइसेस का जो बीच का मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेंटर होता है, यानी ऑक्सिलरी सर्कल का सेंटर वही होगा जो एलिप्स का सेंटर है, और उसका रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगी ना। नेक्स्ट आंसर लिखेंगे, डेफिनेशन में लिखिए, डेफिनेशन वर्ल्ड वाइड है, जो भी अपन डेफिनेशन लिखते हैं वो जनरलाइज वे में लिखते हैं, बार बार बोलता हूं मैं आपको ना, लेकिन अपन उस डेफिनेशन को स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए समझ रहे हैं क्योंकि हमारे ज्यादातर वही काम आता है, हमारे सवाल उसी के आता है। लेकिन फॉर द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऑब्वियस बात है हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, डेफिनेशन सबके लिए लिखाई है मैंने, अपन बार बार इसके लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल वाले के लिए, यही हमारे काम आता है ज्यादातर, लेकिन डेफिनेशन जो है वो जनरलाइज वे में है। फॉर द एलिप्स x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. The equation of its auxiliary circle is x square plus y square is equal to a square. For the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. The equation of its auxiliary circle is x square plus y square is equal to a square. अब देख सकते हैं भाई ऐसा क्यों हुआ ना, ये जो स्टैंडर्ड एलिप्स हमारे पास है, जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास है, उसका अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा उसका डायग्राम ऐसा बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल का मतलब उसमें a बड़ा है और b छोटा है ना। हम जानते हैं इसका वर्टेक्स है a, 0 है, काफी सारी बातें जानते हैं, 11 टर्म्स हमने डिफाइन कर रखी है ना, ये a डैश है माइनस a, 0 है, ये एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस है ना, ये b है, ये 0, b, 0, माइनस b है ना। अब इसका जो मेजर एक्सिस है, इस एलिप्स का जो मेजर एक्सिस है इसको डायमीटर मानना है, इस सेगमेंट को मान लिया डायमीटर, और अगर ये सेगमेंट डायमीटर है तो ऑब्वियस सी बात है ये सेंटर होगा, तो सेंटर तो हो गया 0, 0, और अगर ये डायमीटर है, रेडियस कितना हो गया a, तो सर्कल आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर।
ये इसका आ गया ऑक्सिलरी सर्कल, दिस इज ऑक्सिलरी सर्कल। डेफिनेशन सबके लिए वैलिड है। अब आना भी ये ऑब्जर्व करते हैं ना, कोई भी इलिप्स हमारे पास हो, जरूरी नहीं वैसा स्टैंडर्ड हो, वो ऑब्लिक भी हो सकता है, लेकिन उसका जो भी मेजर एक्सिस होगा उसको डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ कर देंगे। यानी ऑक्सिलरी सर्कल का सेंटर और इलिप्स का सेंटर सेम होता है। अब व्हाट इज द रेडियस ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल? जनरलाइज में बोल रहे हैं, जनरलाइज में, ठीक है, समझ में आ गया हमारे, याद समझ में आ गया भाई। ज्यादा क्यों समझा रहे हो सर आप? ज्यादा समझाने की आदत है ना आपकी, सुनने की आदत पड़ गई तो है ना आजकल ना, एक बात और कुछ बोलेंगे ना, आपको भी इंतजार रहता है ना, कुछ ना कुछ समझाएंगे एक्स्ट्रा है। तो हम देख रहे हैं ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दोनों का सेंटर सेम होता है। अब रेडियस का मतलब क्या है? रेडियस का मतलब है कि भाई अगर हम इलिप्स पर कोई पॉइंट लें, इलिप्स पर कोई पॉइंट लें और उसकी सेंटर से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, बेसिकली अगर मैं इस इलिप्स पर कोई भी पॉइंट लूं और उसकी सेंटर से डिस्टेंस निकालूं तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी, ये मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी। दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P lying on the ellipse from its center। यही मैक्सिमम डिस्टेंस है ये। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? मिनिमम डिस्टेंस ये है, अगर इस पर कोई भी पॉइंट लूं और उसकी मैं सेंटर से डिस्टेंस निकालना चाहूं, निकाल सकते हैं अपन, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, है ना। हालांकि मैंने लिस्ट पर कोई पॉइंट एज्यूम करना नहीं सिखाया अभी आपको, उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन नहीं सिखाया। पैरामेट्रिक इक्वेशन सिखाने के बाद आसान रहेगा, मैं कोई भी पॉइंट लूं, वेरिएबल पॉइंट लिस्ट पर, उसकी सेंटर से डिस्टेंस निकाल लूं, उस डिस्टेंस में कहीं थीटा बीटा आएगा, उसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करके देख सकता हूं। वरना ज्योमेट्रिकली दिख रहा है कि लिस्ट पर ऐसा पॉइंट है इसकी सेंटर से डिस्टेंस मैक्सिमम, और इस पर कोई भी पॉइंट लो उसकी सेंटर से डिस्टेंस निकालो मिनिमम, तो वो हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस के बराबर आएगी। और कोई भी पॉइंट अगर मैं लिस्ट में ले रहा हूं और मैं चाहता हूं कि उसकी सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस आए, तो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेरी बात समझ रहे हो? तो हम देख रहे हैं सेंटर तो दोनों का सेम होगा, और ऑक्सिलरी सर्कल का रेडियस क्या होगा? इलिप्स पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट की इलिप्स के सेंटर से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वही ऑक्सिलरी सर्कल का रेडियस होता है। वही, या यूं बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, द रेडियस ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन मैंने जो भी बोला है ना वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगा, उसको सुने, उसको लिखें, अपना दिमाग चलता रहना चाहिए, हाथ पर चलते रहने चाहिए अपने, तभी काम चलेगा अपना। हर तरफ से अपने को जागरूक रहना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं काम आता होगा, इसलिए बोल रहा हूँ। भाई एक तो दिख रहा है, अगर आप मेजर एक्सिस की लेंथ निकाल सकते हो तो हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालो, वही उसका रेडियस हो गया। और कभी लगे ऐसे भी ज्योमेट्रिकली भी याद रखें, इस पर कोई भी पॉइंट लें, उसके सेंटर से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P lying on an ellipse from its center is contributing the radius of auxiliary circle। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? काफी बार मैंने बोल दिया और एक क्वेश्चन निकाल लिया हमने ऑक्सिलरी सर्कल की। नेक्स्ट हम आते हैं कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट हम आते हैं कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पर। कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, पॉइंट्स बोल रहा हूं ना, तो ऑब्वियस सी बात है कम से कम 2 पॉइंट की तो बात कर ही रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। तो मैं देखो ये जो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट है, मैं इसको आपको ज्योमेट्रिकली समझा रहा हूं आपको। भाई कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट का मतलब एक पॉइंट इलिप्स पर होगा और एक पॉइंट उसके ऑक्सिलरी सर्कल पर होगा, एक पॉइंट इलिप्स पर और एक पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल पर। तो कब उन दोनों पॉइंट को हम कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे ये इलिप्स पर कोई पॉइंट, इलिप्स पर बहुत सारे पॉइंट ले सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने ये इलिप्स पर एक पॉइंट लिया P, अब मुझे इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट डिफाइन करना है जो ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करता हूं। तो इलिप्स पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट डिफाइन कर सकता हूं ऑक्सिलरी सर्कल पर। कैसे डिफाइन करूंगा? हम इलिप्स पर कोई भी पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट से उसकी मेजर एक्सिस पर, उस पॉइंट से उसकी मेजर एक्सिस पर एक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। इलिप्स पर कोई एक पॉइंट लिया, उससे उसकी मेजर एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और अगर वो पॉइंट ऊपर है, मेजर एक्सिस के P पॉइंट का है, मेजर एक्सिस के ऊपर है, तो इस परपेंडिकुलर को मैं ऊपर एक्सटेंड कर दूंगा, इस परपेंडिकुलर को मैं ऊपर ही एक्सटेंड कर दूंगा, और ये एक्सिस सर्कल को जहां काटेगा उस पॉइंट को क्यों मान लिया मैंने। इस पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल पर डिफाइन कर सकता हूं। मैं इस पर कोई पॉइंट लूंगा, उस पॉइंट से मेजर एक्सिस पर ड्रॉ करूंगा एक परपेंडिकुलर, मेजर एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। अगर वो पॉइंट मेजर एक्सिस के ऊपर होगा तो उस परपेंडिकुलर को ऊपर एक्सटेंड कर दूंगा, और अगर वो मेजर एक्सिस के नीचे होगा तो उसको नीचे एक्सटेंड कर दूंगा। तो देखिए as shown in the diagram, as shown in the diagram, the points P and Q, as shown in the diagram, the points P and Q are called, as shown in the diagram,
The points P and Q are called corresponding points as shown in the diagram. As shown in the diagram, the points P and Q are called corresponding points on the ellipse and on its auxiliary circle respectively. As shown in the diagram, the points P and Q are called corresponding points on the ellipse and on its auxiliary circle respectively. मैंने इलिप्स को पहले बोला है ना, P को पहले लिखा है कि P इलिप्स पर है, इससे रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया है मैंने. As shown in the diagram, the points P and Q are called corresponding points on the ellipse and on its auxiliary circle respectively. क्लियर हुआ बच्चों? अब ऐसा नहीं कि मैं इसी पॉइंट का निकाल सकता हूं, यानी ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है. इलिप्स पर कोई पॉइंट दे रखा हो, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट निकालना हो ऑक्सिलरी सर्कल पर, वो कैसे निकाल रहे हैं बता रहा हूं मैं. मान लो पॉइंट यहां होता है, ये पॉइंट मैंने P1 मान लिया, अब मुझे इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट निकालना है ऑक्सिलरी सर्कल. सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे. यहां से ड्रॉ कर दो एक परपेंडिकुलर मेजर एक्सिस पर, ये मेजर एक्सिस पर ड्रॉ कर दिया एक परपेंडिकुलर. अब ये पॉइंट मेजर एक्सिस के ऊपर है कि नीचे है बच्चों? ऊपर है, इसको ऊपर ही एक्सटेंड कर दो और इसने सर्कल को जहां कट किया उसको Q1 मान लिया. तो P1 एंड Q1 एंड आर कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स. इस पॉइंट का जो इलिप्स पर है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट अगर मुझे निकालना होगा ऑक्सिलरी सर्कल पर, तो उसको निकालने का तरीका ये है. हम मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वो पॉइंट ऊपर होगा तो उसको ऊपर एक्सटेंड करेंगे, अगर वो नीचे होगा तो नीचे एक्सटेंड करेंगे. यहां जाते हैं, मान लो ये पॉइंट आ गया इलिप्स पर, अब मुझे इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट चाहिए ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल. तो क्या करूंगा? वही सेम प्रोसेस है, यहां से ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर, मेजर एक्सिस पर ड्रॉ कर दिया. अब सिंस ये पॉइंट मेजर एक्सिस के नीचे है, तो इस परपेंडिकुलर को मैं नीचे एक्सटेंड करूंगा, इसको भी नीचे एक्सटेंड कर दूंगा. तो पॉइंट्स P2 एंड Q2, यानी P के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने Q लिया है, P1 के कॉरेस्पॉन्डिंग Q1 लिया था कि आसान रहेगा समझना अपने को. P2 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो गया? Q2 हो गया. P2 एंड Q2 आर कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन द एलिप्स एंड ऑन इट्स ऑक्सिलरी सर्कल रेस्पेक्टिवली. मान लो पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं, इसका मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट निकालना है ऑक्सिलरी सर्कल पर. वही मेजर एक्सिस पर ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. अब अगर नीचे था तो परपेंडिकुलर को नीचे एक्सटेंड करेंगे अपन. Q3, P3 एंड Q3 आर कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स. क्लियर हो गया बच्चों? अब तो समझ में आ गया होगा आपको. अब हमसे कहा जाएगा ये जो पॉइंट है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है? यही इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है. जो A पॉइंट है यही इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट भी यही है, यही पॉइंट इस पर है, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट भी है ऑक्सिलरी सर्कल पर भी. क्लियर हो गया बच्चों मेरे हिसाब से? ऐसा निकाल लिया. नेक्स्ट आते हैं एसेंट्रिक एंगल. नेक्स्ट इज एसेंट्रिक एंगल. एसेंट्रिक एंगल, देखिए, it is defined for a point P lying on the ellipse. It is defined for a point P lying on the ellipse. It is defined for a point P lying on the ellipse. यानी इलिप्स पर लाई करने वाले किसी पॉइंट के लिए डिफाइन किया जाता है इसको, एसेंट्रिक एंगल को. It is defined for a point P lying on the ellipse. मतलब ये सब एक साथ चलता है. ऐसे अपन हाइपरबोला में पढ़ेंगे, हाइपरबोला के अंदर भी ये होगा, इसको पढ़ने के बाद ये पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद ये पढ़ेंगे. मतलब इसके ये ऑक्सिलरी सर्कल आने के बाद ही कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट आ पाया, उसके बाद ही अपन एसेंट्रिक एंगल निकाल पाए. अब हम क्या बोल रहे हैं भाई, इलिप्स पर लाई करने वाले किसी पॉइंट के लिए इस एंगल को डिफाइन कर रखा है एसेंट्रिक. अब क्या मतलब होगा? इलिप्स पर कोई पॉइंट है, उसके एसेंट्रिक एंगल का मतलब क्या है? जैसे ये पॉइंट P इलिप्स पर है, अब मैं इसका एसेंट्रिक एंगल निकालना चाहूं, ये इसका सेंटर C है ना, इस सेंटर को C बोल रहे हैं अपन, ये इलिप्स का सेंटर है. तो लिखे लेट एंगल NCQ is equal to theta. Let angle NCP is equal to theta. NCQ is equal to theta. NCQ को थीटा बोल दिया मैंने. Let angle NCQ is equal to theta. NCQ P नहीं लिखा मैंने, NCQ is equal to theta. Then this theta is called eccentric angle of point P, not Q, P. Then this theta is called eccentric angle of point P. हमें P इलिप्स पर लाई करने वाले किसी पॉइंट P का एसेंट्रिक एंगल निकालना है. इलिप्स पर लाई करने वाले किसी पॉइंट P का मुझे एसेंट्रिक एंगल निकालना है, और उस P का एसेंट्रिक एंगल निकालने के लिए मैंने P पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन नहीं किया. P पॉइंट का जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट था ऑक्सिलरी सर्कल पर, उसको मैंने सेंटर से ज्वाइन किया और मैंने ये एंगल मान लिया कि थीटा है. यानी P पॉइंट का मुझे एसेंट्रिक एंगल निकालना है. उसका एसेंट्रिक एंगल निकालने के लिए पहले हमने उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट निकाला ऑक्सिलरी सर्कल पर. कैसे निकाला वो समझाया मैंने, ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये ऊपर था उसको ऊपर एक्सटेंड कर दिया.
तो ये P पॉइंट का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट आ गया। अब P का एसेंट्रिक एंगल निकालने के लिए हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट को सेंटर से मिला रहे हैं, P का एसेंट्रिक एंगल निकालना है। और एंगल NCQ, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, दैट दिस एंगल इज थीटा। तो दिस थीटा इज नोन एज eccentric angle of point P, eccentric angle of point P. This is eccentric angle of point P. क्लियर हो गया बच्चों? eccentric angle of point P आ गया। और जो थीटा है ना, इलिप्स पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का जो eccentric angle है, उसकी रेंज जनरली अपन ये मानते हैं थीटा लेस देन 2 पाई एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जनरली उसकी रेंज ये मानी जाती है थीटा लेस देन 2 पाई ग्रेटर देन। अब ये पत्थर की लकीर नहीं होती है ना कि भाई ऐसा ही होगा ना, भाई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है ना। वो उसको मेजर करने का तरीका, अपन ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं इसको 0 से 2 पाई। आप चाहो आधा 0 से पाई नाप लो, आधा 0 से माइनस पाई नाप लो, ऐसा भी कर सकते हैं। तो मतलब फ्रीडम है, अपन ऑप्शन देख लेंगे किस तरह से नाप रहे हो, है ना। उसको जनरली ऐसा लिया जाता है, लेकिन अपन चाहे तो आधा 0 से पाई नाप सकते हैं और आधा 0 से माइनस पाई मान सकते हैं, आधा ऐसे भी नाप सकते हैं। तो इस पॉइंट का जो एसेंट्रिक एंगल है वो थीटा निकाल। अब मान लो मुझे P1 का एसेंट्रिक एंगल निकालना हो तो क्या करता हूं मैं? P1 का एसेंट्रिक एंगल निकालने के लिए हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे। ये मैंने सेंटर से ज्वाइन कर दिया बच्चों। एंगल मेजर कर रहे हैं अपन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस से, एंगल मेजर कर रहे हैं और जो मैंने रेंज दिखा रखी है उसका मतलब है हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। मेजर कर रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस से, इससे मेजर कर रहे हैं, इस डायरेक्शन से मेजर कर रहे हैं। अब इसका एसेंट्रिक एंगल निकालने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट लिया, उसको सेंटर से मिला दिया। अब ध्यान से देखिए, अपन आपको डायग्राम ध्यान से देखना पड़ेगा। ये जो भी एंगल है, ये जो भी एंगल, दिस एंगल इज नोन एज एसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट P1, एसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट P1। बच्चों समझ में आया आपको? उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, मतलब अपन उस पॉइंट को ज्वाइन नहीं करते हैं, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट जो सर्कल पर है उसको सेंटर से मिलाते हैं और एंगल को मेजर कर रहे हैं अपन एंटी क्लॉकवाइज। अब एक P2 की बात करें, P2 का मान लो मुझे एसेंट्रिक एंगल निकालना हो तो P2 का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है? Q2 हो गया। Q2 को सेंटर से मिला दो, सेंटर से मिला दिया और इस एंगल को मैंने ऐसे मेजर कर लिया। ध्यान से देखें, ये जो एंगल बनाया है आप ध्यान से देखेंगे सब दिखेगा आपको, ऐसी बात नहीं है। ये जो एंगल आया, दिस इज एसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट P2। क्लियर हुआ बच्चों? अब आपको लगे भाई मैं एंगल को ऐसे मेजर कर रहा हूं, ये ऑप्शन में नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप एंगल को चाहे तो यूं मेजर कर सकते हैं, एंगल को यूं उल्टा मेजर कर लो, आप एंगल को यूं उल्टा मेजर कर लो। अगर लगे, मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? ज्यादा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप एंगल को उल्टा मेजर कर सकते हैं। मान लो मुझे P3 का निकालना है एसेंट्रिक एंगल, तो P3 का एसेंट्रिक एंगल निकालने के लिए Q3 उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है उसको मिला दो आप, और वही हम मेजर कर रहे हैं वहां से। ये ऐसे मेजर कर लिया, ऐसे मेजर कर लिया, ये जो एंगल आएगा बच्चों, दिस इज एसेंट्रिक एंगल होगा। ध्यान से समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जो मैंने रेंज दिखा रखी है, जो ऐसे मेजर कर लिया, ये P3 का क्या होगा? ये जो एंगल आएगा ये P3 का एसेंट्रिक एंगल हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? शायद मेरे हिसाब से है ऐसे हमने कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी सर्कल निकाला, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट आ गए, एसेंट्रिक एंगल पर। अब आते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब आते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये सब कुछ हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन लाने के लिए किया है बच्चों, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब इससे क्या फायदा होगा हमें? इससे हमें इस पर एक पॉइंट एज्यूम करना हो तो उस पॉइंट को भी अपन एज्यूम कर सकते हैं। ये हमने लाइन में भी पढ़ा था, ये हमने सर्कल में पढ़ा था, ये हमने पैराबोला में पढ़ के बताया था। लेकिन सर्कल में ज्योमेट्रिकल तरीका होता है निकालने का, वो निकाल के बताया था कैसे आता है। लाइन में तरीका होता है, लाइन में पैरामेट्रिक निकाल के बताया था। पैराबोला में कोई ज्योमेट्रिकल तरीका नहीं होता, हमने रेशो बराबर कर दिए थे, वहां से निकाल लिया था। जैसे सर्कल में इलिप्स में भी ज्योमेट्रिकल तरीका कैसे निकाला जा सकता है उसका पैरामेट्रिक, उसको बता देंगे हम आपको। क्या लिखे हैं आपने? द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स, द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये बहुत मेजर होता है कैलकुलस के अंदर ना, किसी कर्व का पैरामेट्रिक इक्वेशन पता हो, ये सब 12th में काम आएंगे हमारे, जो आपको निकाल के बता रहे हैं हमने। वही हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं ना, हम ज्यादातर उसी की बात करेंगे, वही हमारा काम आता है, 99% हमारे ये काम आता है। The parametric equation of ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 is x is equal to a cos theta, y is equal to b sin theta। हम ऐसा विजुलाइज कर सकते हैं कि अगर मैं a और b को बराबर कर दूंगा तो इलिप्स सर्कल बन जाएगा। अगर मैं a और b को बराबर कर दूंगा तो सर्कल बन जाएगा। और सर्कल का क्या होता है? x is equal to a cos theta, y is equal to b sin। सर्कल में क्या होता है? y is equal to a, x is equal to a cos theta, y is equal to a sin theta। भाई x के नीचे a होता है, अगर मैं y के नीचे भी a कर दूं तो यहाँ भी a आ जाएगा, यहाँ b आ गया तो मैंने b रख दिया। ऐसे फील कर रहे हैं वो तो अपन में, अगर मैं a बराबर b कर दूंगा तो सर्कल ही बन जाएगा। बट थीटा इज अ पैरामीटर, बट थीटा इज पैरामीटर, थीटा इज पैरामीटर। अब इसको पैरामीटर बोले या हम एसेंट्रिक एंगल बोले, एक ही बात है, पैरामीटर। एंड थीटा इज लेस देन 2 पाई एंड ग्रेटर देन 0।
तो ये इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गया। और अगर ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है तो इसका मतलब ये इस पर लाई करने वाले है, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। therefore and therefore the coordinates of any point P, therefore the coordinates of any point P, सब में लिखा है, ये लैंग्वेज दिखाता हूं मैं ऐसे, सबके अंदर ऐसे लिखा है अपन ने। आप चाहे सर्कल को देखें, चाहे पैराबोला को देखें, चाहे एलिप्स को देखें, सब में ऐसे लिखा है। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट P lying on ellipse number 1, lying on ellipse number 1 is P a cos theta b sin theta। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया हमने, p थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया। और अगर एक से अधिक पॉइंट मानने हो एलिप्स में आपको, तो एक से अधिक पॉइंट मान सकते हैं। हमसे कहा जाए कि p अल्फा इज अ पॉइंट ऑन द एलिप्स, तो थीटा की जगह क्या दोनों बस अल्फा रख दो, a cos अल्फा और b sin अल्फा हो जाएगा बच्चों में। हमसे कहा जाए q बीटा इज अ पॉइंट ऑन द एलिप्स। मेरी बात सुने मेरे ध्यान से, हर बार समझा रहे हैं आपको इस तरह से ना। पैराबोला के अंदर क्या करते हैं, t1 t2 मान लेते हैं ना, सर्कल में भी थीटा करते हैं, या थीटा आ गया ना। हमसे कहा जाए q अल्फा, q बीटा इज अ पॉइंट ऑन दिस एलिप्स, q बीटा, इसका थीटा की जगह बीटा रख दो आप, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, a cos बीटा a sin बीटा हो जाएगा। हमसे कहा जाए r पाई बाय 4 इज अ पॉइंट ऑन द एलिप्स, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, जो थीटा था उसकी जगह हमने पाई बाय 4 रख दिया। लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, अपने को समझ में आ जाएगा बस अपने को, भाई मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है, अपने बात समझ में आ जाए, भले टाइम लगे कोई बात नहीं, एक बार क्लियरिटी आ जाए इनका मतलब क्या है। तो ऐसे पॉइंट मान सकते हैं। अब कैसे आता है बता देता हूं मैं आपको, बस ये बताया ना, उसके बाद तो पॉइंट रिज्यूम करना आ गया अपने को एलिप्स पर। और जैसे मैंने कहा था ना, मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है, जो ये पॉइंट इस एलिप्स पर है, ये जो पॉइंट इस एलिप्स पर है, अब इसका सेंटर 0 0 होता है, 0 0 की अगर मैं इससे डिस्टेंस निकालूंगा तो डिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकता हूं और डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकता हूं। ये तो वेरिएबल पॉइंट आ गया, सेंटर इसका 0 0 है, एलिप्स पर लाई करने वाले किसी मूविंग पॉइंट की पहले मैं सेंटर से डिस्टेंस निकाल लूं, वो थीटा के टर्म्स में आएगी, मैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकता हूं और मैं उसकी मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकता हूं, और देख सकता हूं कि जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो a आएगी और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, b आ जाएगी। ये मैंने बोला था आपको, है ना, ये बोला था मैंने। अब इसको टेस्ट करने में ये कैसे आ गया, x a cos थीटा y b sin थीटा कैसे आएगा बताता हूं मैं आपको। तो हमने क्या करा भाई, एलिप्स पर लाई करने वाले किसी पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल डिफाइन करने के लिए हमें उसका ऑक्सिलरी सर्कल भी चाहिए। तो पहले मैंने ऑक्सिलरी सर्कल का डायग्राम बनाया ताकि अच्छा डायग्राम बनेगा, सर्कल बना लिया पहले। अब एलिप्स बना लो आप, ये हमने एलिप्स बना दिया। हमने इस पर कोई पॉइंट मान लिया P, और ये थीटा जो है वो पॉइंट P का एसेंट्रिक एंगल है। अपन बोल रहे हैं ना P थीटा, तो थीटा इज एसेंट्रिक एंगल पॉइंट P। हम बोल रहे हैं Q बीटा, तो बीटा क्या है, Q का एसेंट्रिक एंगल है। हम बोल रहे हैं R पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 क्या है, पॉइंट R का एसेंट्रिक एंगल है। अब इसका एसेंट्रिक एंगल निकालना है और ये दिखाना है, तो हमने क्या करा भाई, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट लिया और पर्टिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये ऊपर था P, इसको ऊपर एक्सटेंड कर दिया, एक Q पॉइंट आ गया हमारे पास में। अब हमें इसका एसेंट्रिक एंगल निकालने के लिए इस Q को इस एलिप्स के सेंटर से मिला दिया, सेंटर को C बोल दिया, इस एंगल को हम थीटा बोल रहे हैं। अब हमें दिखाना है कि भाई इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे आ रहे हैं, a cos थीटा a sin थीटा। हम देख रहे हैं भाई, अगर ये ऑक्सिलरी सर्कल है तो इसका इक्वेशन तो क्या है बच्चों, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है। और हम जानते हैं अगर ये एंगल थीटा है और ये CQ सर्कल की रेडियस है, तो Q के कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तो हो गया a cos थीटा, ये तो हो जाएगा a cos थीटा, ये तो हम समझते हैं। और व्हाट दिस हाइट इज, दिस हाइट इज a sin थीटा, दिस हाइट इज a sin थीटा। ये तो समझ पा रहे हैं बच्चों शायद आप भाई, अगर ये डिस्टेंस CQ a के बराबर है तो ये a cos थीटा आ गया और ये a sin, यानी Q के कोऑर्डिनेट तो आ गए हमारे पास, और हम जानते हैं कि a cos थीटा को a sin थीटा आ गया, a cos थीटा a sin थीटा। हमें तो P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और थीटा क्या है, उस P पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल है। अब P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो भी पॉइंट इस वर्टिकल लाइन पर होगा, यानी P का जो x कोऑर्डिनेट है और Q का जो है वो सेम है बच्चों हमारे पास में। हमें ये हाइट निकालनी है, लेकिन अगर हम इस हाइट को निकाल लेंगे तो P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी हम निकाल पाएंगे, और इस साइड का मान लो मैंने h मान लिया। तो व्हाट वी कैन से अबाउट P, P इज a cos थीटा, h। मेरी बात से समझ आ रहा है, मैं बोल सकता हूं ऐसा कि P इज a cos थीटा, h। अब हमें h निकालना है, सिंस दिस प्लेन पॉइंट P इज लाइंग ऑन द एलिप्स, इस पे लाई कर रहा है, यहां रख दो उसको, h निकाल लो। सिंस P इज लाइंग ऑन द एलिप्स, तो इस पे लाई कर रहा है, तो क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस मैं यहां से h निकाल लूंगा, तो हमने साइड को h मान लिया। अगर मैं x तो वही आएगा a cos थीटा, x तो a cos थीटा ही आएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू
बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, आपने सही लिखा कि cos स्क्वायर आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर से sin स्क्वायर आ जाएगा, और b स्क्वायर से मैं cos मल्टीप्लाई, h हाइट को शो कर रहा है, h हाइट को शो कर रहा है, तो h को पॉजिटिव ले लेंगे अपन, तो h इज इक्वल टू b sin थीटा। देयरफॉर p इज इक्वल टू a cos थीटा b sin थीटा। ये प्रूव कर दिया है, ये इलिप्स का पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गया हमारे पास। और व्हाट दिस थीटा इज? थीटा इज पैरामेट्रिक एंगल ऑफ या एसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट p। जो p नहीं बना रहा ना, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट को सेंटर से जॉइन कर रहे हैं, तब जाके वो थीटा आ रहा है। समझ आ गया बच्चों? ये थीटा इज एसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट p, लेकिन हमने p को सेंटर से नहीं बनाया, हमने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट को सेंटर से मिलाया, तब जाके इलिप्स पर लाई करने वाले किसी पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल हम डिफाइन कर पाए। क्लियर हो गया ना? ऐसे अपन किसी पॉइंट का इलिप्स पे पैरामेट्रिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। इस तरह से इलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन को निकाला जा सकता है। अब इसमें एक पॉइंट लिख लेते हैं, बस अपन एक पॉइंट और लिख लेते हैं। ये लिखो आप इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, या लिख लो अगर हमें कोई पॉइंट मिल गया तो उस कॉर्ड का इक्वेशन लिख सकते हैं, जो सर्कल में भी लिखा था, जो पैराबोला के अंदर भी लिखा था, इलिप्स के अंदर भी लिख लेते हैं अपन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। if p theta and q phi, if p theta and q phi, if p theta and q phi are any two points on the ellipse, are any two points on the ellipse, if p theta and q phi are any two points on the ellipse, then the equation of chord joining p and q is, सर्कल का जानते हैं बच्चों आप? सर्कल का जानते हैं? जानते हैं सर्कल का क्या होता है? वो x अपॉन a, वहां a लिखते थे ना अपन, यहाँ a और b अलग है, जैसा सर्कल का वैसे इसमें हो जाएगा x अपॉन a cos of theta plus phi upon 2 plus y upon b sin of theta plus phi upon 2 is equal to cos of theta minus phi upon 2। सर्कल में भी बच्चों ऐसा ही होता है ना, सर्कल में भी बच्चों ऐसा ही होता है। और अगर यहाँ थीटा फाई को बराबर कर देंगे, अगर यहाँ थीटा और फाई को बराबर कर दिया जाए, तो ये इलिप्स की क्या आ जाएगी? टेंजेंट आ जाएगी, ये इलिप्स की टेंजेंट आ जाएगी, जो सर्कल में भी फिल करवाया था हमने आपको। और सर्कल में क्या होता है? सर्कल में बी की जगह भी ए होता है, और अगर मैं बी की जगह भी ए रख दूंगा ना, तो ये वाला ए और ये वाला ए यहाँ आ जाता है। समझ रहे बच्चों? सर्कल में ऐसे समझ सकते हैं, सर्कल में ऐसा होता है, थीटा और फाई को मिलाने वाली कॉर्ड का इक्वेशन ऐसा होता है। अब यहाँ वाई के नीचे बी है, तो यहाँ वाई के नीचे बी रख दिया अपन, इससे समझ लिया अपन। और कैसा आया हुआ है तो जानते हैं आप, तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, इस पर 2 पॉइंट अगर थीटा फाई है तो उनको मिलाने वाले कॉर्ड का इक्वेशन भी अपन लिख सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? कल कंटिन्यू करेंगे, बाकी आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, हम डिस्कस करते हैं आगे। और पैराबोला के अंदर क्या होता है? 2t1 t2 2x - y * t1 + t2 + 2y t1 t2 बराबर 0 होता है ना पैराबोला के अंदर भी ऐसा। तो सर्कल में बोल दिया, इलिप्स में बोल दिया, पैराबोला में बोल दिया, याद रहेंगे, बोलते रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी अपने को। तो सवालों पर आ जाते हैं अपन। एक्सरसाइज हमारा जो होमवर्क डिस्कस करना है अपने को, अब तक हम डिस्कस कर चुके थे सारा जो मैंने दिया था आपको। एक्सरसाइज इनके पार्ट 1 पर आ गए, मंडे वाले होमवर्क पर आ गए, एक्सरसाइज इनका पार्ट 1 B1 पर आ गए। तो B1 में मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आई होगी आपको, B1 आपने कर लिया होगा। पार्ट 1 का B1, तो B1 में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, है ना? B1 निकाल लिया हमने। B1 के बाद हम B2 पर आ गए। B2 हो गया बच्चों, B2 भी निकाल लिया होगा ना? लंबे तरीके से निकाल लो, या समझा रखा है उससे भी निकाल सकते हैं ना। हमें क्या निकालना है? कल मैंने बोला भी था किसी सवाल में इसको ना, हमें फोकस दे रखा है, डायग्राम, रफ डायग्राम बना लिया हमने, रफ डायग्राम बना लिया। अपन ये नहीं माना कि एक्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, हमने इलिप्स ड्रॉ कर लिया है, ऐसे इलिप्स मान लिया, कर लिया होगा वैसे आपने, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी को नहीं आया हो तो अपन देख सकते हैं। हमने मान लिया भाई फोकस है, इसका फोकस दे रखा है, ये मान लिया फोकस ही है, कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स समझ रखी है, कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये वाला भी मान सकते थे, फिर लेकिन डायरेक्ट्रिक्स यहां बनाना पड़ता है हमें। एक्स डायग्राम नहीं बनाना, x + y - 1 बराबर है, और हमें e दे रखा है, the eccentricity of this ellipse is half, and we have to find the extremity of the major axis। और extremity of the major axis का मतलब क्या होता है? vertices, हमें इसके vertices निकालने हैं। तो देखो एक तरीका तो आसान है भाई, अगर अपन कुछ सोच नहीं पाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं इस ellipse का इक्वेशन निकाल सकता हूं बच्चों? यस, क्योंकि फोकस मेरे पास है 3,4 दे रखा शायद, फोकस मेरे पास है 3,4, मेरे को ellipse का e दे रखा है, और मेरे को ellipse की डायरेक्ट्रिक्स, कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स भी मेरे पास है, तो मैं ellipse का इक्वेशन निकाल लूं। अब मुझे क्या निकालना है? ये मेंस निकाल। तो क्या मैं इसका इक्वेशन निकाल सकता हूं? यस, मैं इसका इक्वेशन भी निकाल सकता हूं। ये जो मेजर एक्सिस का इक्वेशन है वो इसके परपेंडिकुलर होगा और यहां से पास होगा। इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या आएगी? x - y + k = 0।
और k निकालने के लिए मैं यहाँ से पास करा दूंगा, तो 3 माइनस का 4 यानी -1 प्लस k बराबर 0। तो k बराबर कितना आ गया बच्चों का नाम? तो पहले मैं x की इक्वेशन लिख लूंगा, मेजर एक्सिस की इक्वेशन निकाल लूंगा, दोनों को सोल्व कर लूंगा। भले टाइम लगेगा लेकिन मैं आंसर तक तो पहुंच ही पाऊंगा। और पहला एम हमारा किसी का भी हो, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो, पहला एम आंसर निकालना ही होता है अपना। ये सवाल सामने हो और आंसर निकल जाए कैसे भी करके, मुझे लंबे तरीके से आया छोटे तरीके से आंसर निकल जाए। अब देखो अपन ऐसा भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं। हमें देखो ये 2 पॉइंट निकालने हैं, हमने डेफिनेशन का यूज किया भाई, ये पॉइंट भी लिस्ट पर है और ये पॉइंट भी लिस्ट पर है, और लिस्ट पर कोई भी पॉइंट हो उसकी फोकस से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट होगा और वो ई के बराबर होगा। हम देख रहे हैं हमें ये पॉइंट निकालना है, मैंने इस पॉइंट को मान लिया कि, तो अगर ये पॉइंट लिस्ट पर है तो इसकी फोकस से डिस्टेंस और कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा? ई आएगा। पीएस अपॉन पीएम आता है ई के बराबर, तो हम बोल सकते हैं कि एएस अपॉन ए के इज इक्वल टू ई, एंड व्हाट इज ई? ई इज इक्वल टू हाफ, ऐसा आ जाएगा। यानी हम देख रहे हैं ये जो पॉइंट है एएस पॉइंट, इस एस के लाइन सेगमेंट को, एस के लाइन सेगमेंट को ई इज टू 1 में डिवाइड कर रहा है ना। ये बोल सकते हैं अभी, अगर मैं ये रेशियो निकालना चाहूं, एएस कितना आ गया? ये आ गया एएस अपॉन इज इक्वल टू ए के इनटू ई, या ए के इनटू ई आ गया, ए के इनटू ई आ गया। इनका रेशियो आ गया ना भाई। अगर मैं ये ऐसे निकालूंगा और ए के निकालूंगा, ई इज टू 1 आ गया, तो ये ई इज टू 1 आ गया, ई इज टू 1। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? ई इज टू 1 आ गया। क्या ये पता है मुझे? यस, हाफ इज टू 1 बोल सकता हूं मैं, इसको बोल सकता हूं हाफ इज टू 1। हाफ इज टू 1 बोलो या 1 इज टू 2 बोलो, एक ही बात है। हाफ इज टू 1 बोलो या 1 इज टू 2 बोलो, एक ही बात है। ये 1 इज टू 2 आ गया। अब देखो मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है, क्या ये मेरे पास है? यस। क्या मैं इसको निकाल सकता हूं? यस, मैं इसको निकाल सकता हूं। इसको निकालने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और ये लाइन निकालनी पड़ेगी मुझे, और इस लाइन का इक्वेशन निकाला था अभी हमने, x - y + 1 = 0 आ गया। ये लाइन निकाली। सिर्फ इस पॉइंट को निकालने से हमारा काम चल जाएगा, पूरा एलिप्स हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। हमें 1 इज टू 2 मालूम पड़ गया, ये हमारे पास है। हमें ये निकालने के लिए मेजर एक्सिस का इक्वेशन निकाल लिया। इसको और इसको दोनों को सोल्व कर दो, और सोल्व करना भी आसान है, दोनों को जोड़ दो आप। दोनों को जोड़ने से क्या आ गया? x बराबर 0 आ गया मेरे हिसाब से, और y बराबर 1 आ गया। ये पॉइंट आ गया 0 में, x तो 0 आ गया और y बराबर 1 आ गया। तो ये पॉइंट हमारे पास है, ये पॉइंट हमारे पास है, ये हमें निकालना है रेशियो हमारे पास, तो ये तो निकल जाएगा इससे। अब देखो ये जो पॉइंट है, क्या ये भी इलिप्स पर है? यस, ये भी इलिप्स पर है। तो ये इसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस यानी a डैश s और फिक्स लाइन से डिस्टेंस, ये रेशियो भी e के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं भाई हमने डायग्राम ऐसा बना लिया आपके पास, ये s हमारे पास है, k हमने कैलकुलेट कर लिया, और ये बना दिया a डैश। लेकिन ये डिवाइड करेगा इसको एक्सटर्नली, ये इस सेगमेंट को डिवाइड करेगा एक्सटर्नली, लेकिन किस रेशियो में? e is to 1 के रेशियो में। e is to 1, e किस तरफ है? s की तरफ, ये e is to 1। समझ में आ गया बच्चों? नहीं आया समझ? ये डिवाइड करेगा एक्सटर्नली, और e is to 1 का मतलब क्या हो गया? 1 is to 2। लेकिन जो इंटरवल बन गया, इसी एक को नेगेटिव कर दो, इसी एक को नेगेटिव कर दो। ये पॉइंट मेरे पास है, ये पॉइंट मेरे पास है, मैं अगेन इसका, मुझे पुलिस का पूरा इक्वेशन और मेजर एक्सिस के इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डेफिनेशन का इस्तेमाल करके निकाल लिया। B2 के बाद आ गया अपन B17 पर आ गया, हो गया होगा B17 तो ना, एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर आ गया, एक पॉइंट पढ़ने में टाइम लगा बस उसको ना, और कैलकुलेट करके निकाल लिया। x7 का पार्ट 2 B3 पर आ गए बच्चों अपने, तो x7 के पार्ट 2 का B3 मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आई होगी, वो उसको कन्वर्ट कर लिया हमने x² / a² + y² / b²। B3 पर आ गए अपने, B3 तो हो गया ना बच्चों, उसमें ध्यान रखेंगे वो दोनों बराबर नहीं होने चाहिए ना, वो दोनों, उसको बराबर 1 लिख दो पहले आप, x² हमें +1 को उधर ले लेना पहले, वो 2 - 8 लिखा हुआ था, फिर y² कितना आ गया बच्चों? y² के नीचे आ गया r - 5, और वो आ गया -1, पहले +1 होना चाहिए, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते ही r - 2 बन जाएगा, ये बनेगा r - 2 और ये बनेगा 5 - 8 इक्वल टू 1। अब ये a² होगा, ये b² होगा, a² का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, b² का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव कब होगा? जब r 2 से बड़ा होगा, ये कब होगा? जब r 5 से कम होगा, तो r 5 से कम आना चाहिए, 2 से बड़ा आना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, तो कहां बराबर हो रहे हैं? 3.5 पर, तो ठीक है r इस संदर्भ में होगा, लेकिन r के लिमिट भी 3.5, r 3.5 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम सर्कल की बात नहीं कर रहे, हम इलिप्स की बात कर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा, बराबर नहीं हो सकता। उसके बाद B4 कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हो गया मेरे हिसाब से ना, B4 निकाल लिया। B4 के बाद आ गया अपन B9 पर आ गए, तो B9 में भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको शायद ना, B9 में भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स इसलिए है क्योंकि मेंशन किया हुआ नहीं है कि A बड़ा है या B बड़ा है, ये मेंशन नहीं किया हुआ, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि भाई वो एसेंट्रिसिटी निकालने के उसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे।
और फर्स्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं आई होगी शायद आपको, फर्स्ट वाले में निकाल लिया होगा ना, हम साइन 80 डिग्री के लिए जानते हैं √5 - 1/4 हो गया बच्चों, क्वाड्रेटी बन गई वो, e स्क्वायर है ना इक्वल टू 1 - e, और क्वाड्रेटी बना के निकाल ली। इसके बाद आ गए अपन B16 पर आ गए हम, B16 में देखते हैं ना, B16 हो गया होगा, डेफिनेशन है तो फटाफट इसको निकाल लिया होगा। इसके बाद आ गया एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 हो गया बच्चों। 13 में फोकल प्रॉपर्टी को लगा दिया हमने, फोकल ऐसे रफ डायग्राम बना लो भले आप चाहो, और हम जानते हैं इलिप्स की सरकमफ्रेंस पर अगर कोई पॉइंट है और उसकी अगर हम फोकल से डिस्टेंस निकालेंगे तो उनका सम हमेशा कांस्टेंट आता है ना, ये बात हम जानते हैं। तो हमने रफ डायग्राम बना लिया ऐसा, हमें मतलब नहीं, हम एक्चुअल डायग्राम नहीं बना रहे, हम अपने आप को समझाने के लिए डायग्राम बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई वो हॉरिजॉन्टल है, हमने एक मान लिया, एक फोकस हमारे पास यहाँ और एक फोकस को मान लिया हमने एस, इनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि ये एक्चुअल डायग्राम है, इसको एक को 2,3 मान लिया और एक को मान लिया -2,3, और इलिप्स की सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट भी हमारे पास, उसको P मान लिया हमने, एंड द P पॉइंट इज 0,3 + √5। ऐसा नहीं माना कि बच्चों ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ऐसा मैंने नहीं माना है। और हमें निकालना है द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, यानी B कैलकुलेट करना है। हमने मान लिया भाई B माइनर एक्सिस की लेंथ में कैलकुलेट करेगा, और हम देख रहे हैं भाई ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, 2AE को कैलकुलेट कर लो। व्हाट इज 2AE? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस थोड़ा लगा दो, क्या दिख रहा है हमें 4 आ जाएगा ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो 4 आ गया है, तो उससे AE निकाल लिया। AE बराबर कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। एक हम ये निकाल सकते हैं, इलिप्स की सरकमफ्रेंस पर कोई भी पॉइंट हो, उसकी फोकस से डिस्टेंस का सम निकालेंगे, दैट विल बी द इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो 2A = SP + S', और इसको निकाल सकते हैं बच्चों। अगर मैं ये डिस्टेंस थोड़ा लगाऊंगा तो ये आएगा 4 और +5, तो 3 आ जाएगा बच्चों मेरे हिसाब से 3, और ये भी कितना आ जाएगा? शायद 3 आ जाएगा। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? 3 और 3 आ जाएगा। तो व्हाट इज A = 3, ये 3 आ जाएगा। अब हमें B निकालना है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, A² E² 4, व्हाट इज A² E² A² - B² बराबर 4, और अगर ये 9 आ जाएगा तो B² बराबर 5, B² बराबर 5। सही बोल रहा हूँ बच्चों शायद? B² बराबर 5, तो B बराबर आएगा √5, और B अगर √5 आएगा तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2B, दैट इज 2 × √5, एंड √5 इज 2.236। समझ आ गया बच्चों? ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया है? ऐसे निकाल लिया है। इसके बाद आ गए अपन 25 पर आ गए। हो गया बच्चों 25? तो वो हाइपरबोला का इक्वेशन है, वो तो पहले दिन ही कर सकते थे अपन, फोकस दे रखा है, E दे रखा है, उसको एक्सपेंड कर दिया और कंपेयर करके निकाल लिया। इसके बाद आ गए अपन एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में देखते हैं, हमें दे रखा है भी पैराबोला की टेंजेंट है और वो सर्कल की कॉर्ड है। तो कुछ मत करो, आप तो पैराबोला की टेंजेंट निकाल लो m स्लोप वाली, और उसमें P <r लगा दो, उसमें P <r लगा दो। कोई भी लाइन को अगर मुझे कॉर्ड बनाना है, बस उसके बाद तो वो इनइक्वालिटी का यूज करना है। तो पहले पैराबोला की टेंजेंट निकाल लो m स्लोप वाली, तो y = mx प्लस का a/m, ये टेंजेंट हो गई, गारंटी है उस पैराबोला की m स्लोप वाली। और हम चाहते हैं ये लाइन उस सर्कल के लिए कॉर्ड बन जाए ना, तो P <r लगा दो, ये लगा दो mx - y + 1/m = 0, और हम चाहते हैं ये सर्कल की कॉर्ड बन जाए ना, तो P <r सर्कल के सेंटर से ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, सर्कल के सेंटर से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और P <r कर दो उसको। R कितना है बच्चों? R2 है, तो <2 कर दिया। पर इसको सोल्व करना है, सोल्व करके निकालना है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, ये आ जाएगा 1/m² × m² + 1, और लेस देन कितना आ गया बच्चों? 4 आ गया। स्क्वायरिंग कर सकते हैं क्योंकि ये भी नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव है। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो यहां से कितना आ जाएगा? 4m⁴ प्लस का 4m² और -1 > ये ऐसा आ गया बच्चों, और m निकाल के दिखाना है आपको। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको पॉजिटिव है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना? ऐसे करके निकाल लिया उसको। अब यहां से कैलकुलेट कर लो, तो ये बन जाएगा 2m² और +1 का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ये तो m² को t मान लो, लेकिन ऐसा आसान रहेगा, देखो आपने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, और कितना आ गया? -2, और -2 को लिखा हमने √2 का होल स्क्वायर। समझ आ गया ना बच्चों? √2 -2 करना पड़ा आपने को, बस यहाँ लगा दो a + b a - b, तो a + b से ये आ जाएगा बच्चों, a + b और a - b। हमें m कैलकुलेट करना है, a + b a - b कर देंगे। अब देखो ये तो ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव है, हमें इसको पॉजिटिव करना है इसका मतलब, तो वहां से निकाल लो, देखो 2m² + 1 - √2 > 0, यहां से निकाल लिया 2m² √2 - 1, यहां से आ गया m² √2 - 1/2। अब देखो m निकालेंगे ना, तो हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है इधर क्लास में,
हम जानते हैं अगर इसका सोल्यूशन निकालना एम स्क्वायर बराबर 4 का सोल्यूशन निकालना, ये भी नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव, दोनों नॉन नेगेटिव, ठीक है, फैक्टर करके निकाल सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं इसको लिख सकते हैं मॉड एम ग्रेडियंट। ये बता रखा है बच्चों मैंने आपको, सोल्यूशन इसका निकालने से इसका निकालने एक ही बात है, तो ऐसे ही है ना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, ये पॉजिटिव ही क्योंकि है ना, ये पॉजिटिव ही, पर अगर ऐसा होता ना नेगेटिव तो ऑलवेज ट्रू आ जाता, तो ऑलवेज ट्रू आ जाता है। हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, ये क्या आ गया मॉड है और ग्रेडियंट मॉडुलस ऑफ रूट 2 -1 अपॉन, नहीं स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना अपन, स्क्वायर रूट ले रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 -1 अपॉन 2 ऐसा आ जाएगा। और इसका सॉल्यूशन निकालना है बस, अब तो एक बार उधर आ जाएगा और एक बार इधर आ जाएगा, उधर से इंफिनिटी और उसके नेगेटिव से माइनस इंफिनिटी आ जाएगा। समझते हैं बच्चों, ऐसे कैलकुलेट करके निकालना। तो यही था हमारा होमवर्क है ना। नेक्स्ट सन का होमवर्क लिख लें आपने, नेक्स्ट सन का होमवर्क लिखें ना। तो इसमें जो है हमें B4 करना है, B4 एक्सरसाइज उनका पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 B4 करना है, B6 B7 B16 एक्सरसाइज उनका पार्ट 2 B2 करना है, B5 करना है, B6 करना है, B10 करना है, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1। And this question number 17 is same as exercise 2 part 1 question number 8 of straight line। सेम सवाल है बच्चों, कोशिश करो तो आप नहीं पूछेंगे सवाल को ना, क्योंकि हमने ये एक्सरसाइज तो डिस्कस कर रखी है ना स्ट्रेट लाइन का, ये सवाल डिस्कस कर रखा है 2 बार है हमारे शीट में वैसे के लिए, ये नंबर भी लिखा दिया मैंने आपको, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 और क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप करेंगे ना तो सेम सवाल है, ये वाला सवाल और 17 दोनों सवाल सेम है ना, तो मुझे उम्मीद है कि आप कोऑपरेट करेंगे इसमें। थर्टीन भी करना है इसका, 13 भी करना है, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2, इसमें देखते हैं अपन कुछ सवाल। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 11 14 15 18 15 18 एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये करके लाना है आपको। एक दो और दूं, एक दो और दे सकता हूं, एक दो और दे दूं, लिखा एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2। अब इन सवालों को करने से क्या आपको मालूम पड़ जाएगा, सवाल आसान आते हैं जेईई के अंदर, अपन काफी अच्छे खासे लेवल के कर लेते हैं लेकिन सवाल आसान आते हैं, ये करके लाने हैं आपको, ये होमवर्क है कल का हमारा। तो कल कंटिन्यू करते हैं बच्चों, जो मैंने सवाल दिया था घर पे करने के लिए आपको, उसको भी करके लाए हैं।
आपको लगता है आप और कर सकते हैं तो एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 के सवाल कर सकते हैं आप, कम से कम पैराबोला का तो कर ही सकते हैं आप, है ना। और आपको लगता है मैं और होमवर्क कर सकता हूँ तो एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 के छांट के जो पैराबोला पूरा कंप्लीट कर लिया हमने, पैराबोला का जो भी सवाल देखे उसको कर सकते हैं आप। कल कंटिन्यू करेंगे बाकी।